नमस्कार दोस्तों। हम आज से एक श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं सफर साहित्य का। उन महान विभूतियों के साथ जो साहित्य की सेवा के साथ साथ अपना योगदान किसी न किसी रूप में सामाजिक सेवा में भी दे रहे हैं। हमारी इसी कड़ी में हमारे स्टूडियो में आज के मेहमान हैं प्रतिबिंब बर्थवाल जी, हिंदी प्रेमी। पिछले 33 वर्षों से विदेशों में रहते हुए भी हिंदी से प्रेम रखने वाले, लोगों को हिंदी से जोड़ने वाले और हिंदी में सृजन करने के लिए प्रेरित करने वाले, और दूर रहते हुए भी उत्तराखंड की संस्कृति व उत्तराखंडी भाषा के साथ जुड़ाव बनाकर रखने वाले हमारे प्रतिबिंब बर्थवाल जी को हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए है जो कि हम आदरणीय प्रतिबिंब बर्थवाल जी से ही जानेंगे हमारे प्रश्नों के द्वारा। आपका स्वागत है प्रतिबिंब बर्थवाल जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद विजयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे देश की ऐसी विभूति हैं कि आमतौर से आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन जैसा कि आपके बारे में जानने को मिला है, आपकी बहुत सारी साहित्य रचनाएं हैं, आप लोगों के बहुत सारा साहित्य है जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है। इसी विषय में हम लोग शुरुआत से बात करेंगे। सर, हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जन्म से लेकर दुबई जाने तक का आपका सफर कैसा? नमस्कार विजयश्री जी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे आज अपना ये मंच दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपका भी ये पहला कार्यक्रम है और एक साक्षात्कार के तौर पर भी मेरा पहला कार्यक्रम है। आयोजक, लेखक और गोष्ठियां और कई मंचों का संचालन किया है, लेकिन आज पहला मौका मिल रहा है मुझे कि मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए जितने भी आपके श्रोता हैं, अजय श्री फाउंडेशन के साथ मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और उसके साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी, मेरा नाम जैसा कि आपने बताया प्रतिबिंब बर्थवाल है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री आनंदमणि बर्थवाल, माताजी का नाम श्रीमती प्रभा बर्थवाल। मेरा गांव सिराई है जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत पड़ता है। मेरा जन्म गांव में ही हुआ, लेकिन लालन पोषण दिल्ली में हुआ। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, सामान्य परिवार, हम 4 भाई बहन। बचपन से पिताजी को देखा था, गांव के लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदना वो रखते थे। उस वक्त, उस जमाने में दिल्ली के कमरे में किराए के मकान में रहना, सीमित आमदनी में परिवार के साथ साथ हर उसका वो सहारा बनते थे जिन्हें किसी न किसी रूप में उस वक्त जरूरत होती थी। चाहे वो गांव से किसी का बीमार होकर आना हो, किसी को नौकरी की जरूरत हो, या फिर किसी को कोई शिक्षा या कोई सामाजिक कार्य हेतु तो अगर दिल्ली आना पड़ता था तो वो सभी लोग वहां पे आते थे। तो माँ पिताजी का जो व्यवहार, धार्मिक प्रवृत्ति और सेवा भाव, वो लोगों के साथ जुड़े रहे। इसके साथ ही उनका अपनी संस्कृति के प्रति बड़ा जुड़ाव था। इस कारण से कई कला प्रेमियों का घर में आना जाना भी होता था। उदाहरण के तौर पर मैं जैसे कहूंगा कि स्वर्गीय श्री कन्हैया ढंडियाल जी, जो कि हमारे एक बहुत ही उत्तराखंड के जाने माने कवि है, उनका घर में आना जाना होता रहता था। तो इसी प्रकार जब भी कोई कलाकार आता था मतलब घर में, तो घर के अंदर एक मतलब ऐसा गीत संगीत का माहौल बन जाता था। तो इस कारण से जो है जो यदि कोई अगर हमारे पास कोई साहित्यिक व्यक्ति आए हैं, कोई पंडित आए हैं, कोई ज्योतिषाचार्य आए हैं, तो माहौल जो है वैसा ही वहां पे बनना शुरू हो जाता था। तो ये परिवार के साथ, और यही जो कारण है कि माँ पिताजी का है दर्शन मुझे हिंदी व अपनी गढ़वाली भाषा के प्रति प्रेम बनाने में सहायक रहा। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तब भी था और आज भी है। पापा को देखा करता था कि किस प्रकार वे परिवार, गांव, समाज के सारोकारों से जुड़े हुए कार्यों में परिवार के साथ अन्य चीजों को करना कितना कठिन होता होगा उनको उस समय। यह देखता था, समझता था, और मेरा एक तब से मन में रहता था कि मैं किसी तरह पिताजी का, पापा का सहायक बनूं। और अपने तो जैसे ही मेरा शिक्षा का जो चरण था वो पूरा हुआ, मैंने 2 वर्ष तक भारत में ही कार्य किया और
अपने जीवन के 23वें वर्ष में मुझे अबू धाबी जाने का मौका मिला और मैं वहाँ की आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस में कार्य हेतु 7 सितंबर 1987 को मैं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में था। तब से गत वर्ष भारत आने तक यूएई में मेरी कार्यस्थली बना रहा। यूएई मेरा जो है कार्यस्थल बना रहा। व्यवसाय से जुड़ा रहा। अब भारत में हूँ और आज आपके साथ जुड़ पाया हूँ, यह खुशी की बात है मेरे लिए। ये मेरा परिचय है जो कि अबू धाबी तक जाने तक, दुबई तक, यूएई तक जाने तक का था। अभी आप मुझे आगे पूछ सकते हैं। मित्रों, लगता है कि हमारे जो एंकर है वो कनेक्टिविटी के कारण नहीं जुड़ पाए हैं, तो चलिए मैं अपनी बात आप लोगों से करता रहूं, वो जब आएंगे जुड़ जाएंगे। कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे घर का जो माहौल था और परिवार के साथ मेरा जो है हिंदी के साथ, मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ हिंदी के बारे में ही और अपने प्रयासों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि घर में माहौल वैसा ही था और हिंदी के जो प्रथम डिलिट डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जिनका जिक्र जो है अक्सर घर में होता था, फूफुओं का, बर्थवाल जी की जो पुत्रियां थी, उन लोगों का घर में आना जाना रहता था। तो कुछ प्रेरणा जो है उनके नाम से, उनके कार्य से, तो लिखने का शौक जो मेरे लिए था वो बना रहा। मतलब उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां आई, कैसे हुआ, समय के साथ कैसे मैं उसमें जुड़ा रहा। जैसे बचपन में मुझे लिखने का शौक था, लेकिन मतलब ऐसा शौक था वो कि बस लिख के छोड़ देना। तो जैसे मतलब जब मैं बाल्यकाल में कुछ लिखता था, जैसा कि मैंने एक बारिश को देख करके मेरा मन हुआ लिखने का कि भाई, प्रतीक्षा थी तेरी बरखा रानी, बहुत की तूने आना कानी, मोरों ने नाच कर दिखाया, हमें वर्षा का संदेश सुनाया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी ये मन में उभरती थी उस वक्त भी, लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि भाई कविताओं को लिखा जा सकता है, इसमें बड़ा आगे बढ़ा जा सकता है, हिंदी के प्रति इसमें प्रेम के साथ में अपना कार्य कर सकता हूँ। उस समय इस तरह की कोई बात नहीं थी। बारिश आज भी लुभाती है, लेकिन उसका रंग अलग है। तो जब मैं अबू धाबी पहुंचा तो उस समय अकेलापन जो है कार्य के साथ साथ फिर एक अकेलापन जो होता था उसको दूर करने के लिए, जिसमें कि मतलब अकेलापन में क्या है कि फिर आप सोचते हैं, आप हर चीज वो चीज सोचते हैं जो आपसे दूर है उस वक्त। तो जिसमें देश भी है, घर की याद है, पापा माँ भाई बहन सबकी याद आना स्वाभाविक होता है। तो उस समय भी अपने भाव लिख दिया करता था पन्नों पर जहां भी दिखे, लेकिन मुझे कभी वो रंग नहीं दिया कि इसको मैं एक केवल डायरी के अंदर एक सीमित रहता था। तो मैं उसके साथ उसके उनको लिखता जाता था। कभी कहीं पन्ने पड़े हुए, उन पन्नों को भी इकट्ठा करता रहता था, उसमें रखता रहता था। 1993 में मेरी शादी हुई। 94 में हमारी धर्मपत्नी जी क्षितिजा अबू धाबी मेरे पास आई। तब कंप्यूटर वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था। आप जो लिखते थे वो वैसे ही पड़ा रहता था। कंप्यूटर में लोगों से आप उतना शेयर नहीं कर सकते थे, साझा नहीं कर सकते थे। तो जब हमारे धर्मपत्नी जी आए तो उसके बाद थोड़ा कंप्यूटर युग, मोबाइल फोन ये सब आने शुरू हुए। तो हमारी पत्नी जी ये वेब के द्वारा कुछ एक ब्लॉगों में ब्लॉग्स पढ़ती थी, न्यूज़ पढ़ती थी। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि भाई, मैं ब्लॉग देखती हूँ, बहुत कुछ अच्छे लिखने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसा लिखते हैं कि जो कुछ समझ में नहीं आता। जब सब करते तो आप क्यों नहीं करते? तो ये शुरुआत थी मुझे ब्लॉग लिखने की, ब्लॉगर के रूप में जाने की। तो मैंने पहले अपना ब्लॉग बनाया जिसको कि मैंने अस्तित्व के नाम से शुरू किया था। कुछ साल लिखा, उसके बाद फिर मैंने मेरा चिंतन अपना ब्लॉग बनाया जिसमें प्रतिबिंब के नाम से ही मैंने लिखना शुरू किया। फिर फेसबुक से जुड़ा। उस वक्त हिंदी लिखने के लिए कंप्यूटर में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। वो वक्त ऐसा था कि जब आपको हिंदी लिखने के लिए मतलब बहुत प्रयास करने पड़ते थे। तो मेरा उस समय फिर ये जब मैं फेसबुक से जुड़ा तो मुझे लगा
कि जो मेरा ये परिवार बन रहा है, जो सोशल साइट बन रही है, तो उसको क्यों ना हिंदी के प्रति मैं अपना प्रेम दिखाऊं। तो ये जब मैं अबू धाबी में, मेरा अकेलापन, मेरे इन चीज़ों में फिर शादी हुई, ये सब चीज़ें जो जुड़ती गई, जो उसमें उस समय लिखा था, उनको भी फिर मैंने जो है ब्लॉग में लिखना शुरू किया, उनको ब्लॉग में डालना शुरू किया। तो उसके बाद जब फेसबुक से जुड़ा तो फिर जैसे मैंने कहा कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हिंदी का एक ऐसा रूप बनाया जाए कि जिसमें सब लोग जो जुड़े वो हिंदी से प्रेम करें। इसके लिए मैंने जैसे मेरे दोस्तों के ना जितने भी दोस्त थे सबको मैंने निवेदन किया कि भाई आपका नाम अगर आप अंग्रेजी रोमन में लिखने के बजाय देवनागरी में लिखेंगे, जैसे प्रतिबिंब अगर PRATIBIMB लिखेंगे, वो पढ़ेंगे तो उतना फील नहीं आता, लेकिन आप जब प्रतिबिंब लिखा हो हिंदी में तो उसकी जो फील है, उसका जो अर्थ है, उसका भावार्थ आपको जो है समझ में आने लगता है, उसको आप जल्दी कनेक्ट होते हैं। क्यों? आप भारतीय हैं और एक हमारी ये भाषा है कि जिसको हमको जोड़े रखता है। तो इसी शुरुआत मैंने वहां से की फेसबुक में कि सबसे पहले मैं सबका नाम जो है हिंदी में कराने का प्रयास किया। फिर कई समूह, कई पन्ने बनाए जिससे मेरे हर मित्र वो बात लिख सके जो उन्हें पसंद हो। अलग अलग पन्ने बनाने का मतलब यही था कि भाई किसी को क्या चीज पसंद है वो वहां जाकर के अपनी बात रख सके। किसी को कविता पसंद है, किसी को शेर व शायरी पसंद है, तो शेर व शायरी में जैसे मेरे अभी लगभग 16,000 फैन है, तो उसमें मतलब हर दिन एक एक शेर व शायरी। तो मुझे लिखने का ये था कि आप वो लिखें, तो उसी तर्ज पर मैंने जो है हमारे चाहे राष्ट्र प्रेम हो, चाहे हिंदी प्रेम हो, चाहे गढ़वाली प्रेम हो, किसी भी भाषा में आप मतलब अपनी भाषा में अगर आपका प्रेम है तो जितने भी हमारे आदर्श व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में लिखना शुरू किया। आज़ादी के जो हमारे नेता थे, वीर थे, वीरांगनाएं थी, सबके बारे में लिखा, लोगों को पहचानने की कोशिश की। अलग नेशन लीडर ऑफ नेशन करके एक पेज है मेरा, उसके द्वारा, ताकि लोग उनको समझें, उनसे परिचित हो। इसी तरह मैंने फिर अपने ही पेज में मैंने साहित्यकारों की एक हिंदी के स्तंभ करके एक एल्बम चित्रावली बनाई, जिसमें हर साहित्यकार को जोड़ने का प्रयास किया। अभी भी वो चल रहा है, अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा वक्त के कारण मैं उस पर ज्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं हर एक साहित्यकार को, जो पुराने साहित्यकार है, उनका परिचय वहां पे लिखता हूँ। चाहे मैं कहीं से इकट्ठा करूँ, चाहे मैं अपनी नॉलेज से करूँ, मैं उनको इकट्ठा करके लोगों को देता हूँ ताकि वे पढ़े और उनको समझें और हिंदी के प्रति उनका जो प्रेम है वो चलता रहे। स्वच्छंद शेरो शायरी हो, शब्दों से खेलते हैं। मैंने 3 पत्ती, जैसे कोई शब्द है, मैंने लोगों को, अपने दोस्तों को ये समझाया कि आप शब्द को भी समझें, तो 3 शब्द उनको दे दिए। उनको कहा कि आप 4 या 5 लाइन की इस पे कविताएं लिखें, रचना लिखें, अपने भाव लिखें, चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो। तो उससे क्या हुआ कि शब्दों के प्रति भी उनका प्रेम हुआ। इसी तरह मुझे तस्वीरों से बात करने की आदत थी, तो मैं तस्वीरों से बात करता हूँ। कोई भी चीज देखता हूँ तो मुझे उस तस्वीर पे अपना एक रुख लिखने का मन करता है, और वो ये है, उसकी अपनी सोच होती है, वो अपनी सोच से उसी वक्त चीज को अपने अलग भाव में लिखेगा, उसकी सोच उसमें अलग से होगी। तो इसी तरह मैंने तस्वीर क्या बोले का समूह का निर्माण किया, जिसमें शुरू में लोगों से मिलता था, बात करता था, उनको समझाता था। कई लोग पूछते थे, इसमें कई ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने लिखना शुरू किया, फिर वो मुझे भेजते थे कि आप जो है इसमें हमें करेक्शन करके दें, तो मैं उनको कविताओं में उनको ठीक करके उनको देता था। तो मेरा यही था कि उस वक्त जो है फिर, क्योंकि उस वक्त एक तो गिने चुने पन्ने होते थे, आज तो समूहों की भरमार है। इसके मतलब समूह हो गए, पेज हो गए, मेरा मन कर रहा है मैं भी पेज खोल रहा हूँ, आपका मन कर रहा है आप पेज खोल रहे हैं। तो हर एक को एक मतलब एक माध्यम मिल गया है अपने को प्रचार प्रसारित करने का। तो उस समय लेकिन एक ही बहुत ही लिमिटेड पेज होते थे। तो मैं ये इसके जो है कुछ मैं आपको बीच में रोकूंगी थोड़ा सा। जैसे ये कार्य आपने किया है, क्या ये हाँ बाहर जाने से पहले? नहीं, मैं ये जो है एक्चुअली आप चले गए थे बीच में, आपका कनेक्ट नहीं था, तो मैंने अपने यहाँ पे जो आप शायद प्रश्न पूछने वाले हैं इसमें मैं उसको ही जोड़ रहा था, और मैंने सुनता हूँ तो पहुंचा भी दिया है तब तक अपने आप के उसमें। मेरा मतलब हिंदी से, मतलब जब मैं दुबई में गया तो हिंदी से मेरा कैसा ताल्लुक रहा, तो इस बारे में मैंने बोलना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि आप अभी थोड़ा कनेक्टिविटी के कारण थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। बहुत सुंदर सर, ये तो आपकी विद्वता है कि आप बहुत आसानी से संभाल गए कनेक्शन की कमी को। आभार आपका, धन्यवाद। जी जी। तो मित्रों का जो प्रेम है वो मेरा उत्साह अभी भी बनाए हुए हैं, और विद्यार्थी की भांति मैं आज भी सीख रहा हूँ। और इसमें मुझे कई पुनों में कई हजार भी सदस्य हैं, कई 11,000 हैं, कई 16,000 सदस्य हैं कि जो उसको पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। तो एक हालांकि आजकल थोड़ा समय कम मिलता है,
तो मेरा जो ये हिंदी के प्रति जो प्रेम था दुबई जाने के बाद, वो इस तरह कुछ निखर मतलब कुछ खुलकर आया सामने, जो मैं आपके सामने रखा, श्रोताओं के सामने रखा। बहुत सुंदर जी, बहुत खूबसूरत पहल थी। और अब आप जो है साहित्य लेखन, आप अभी मैं सुन ही रही थी आपकी बातें साहित्य लेखन से संबंधित भी। आपने जो है भारत में आने के बाद जो है गतिविधियां करी पेज जी बनाने मैं की। दुबई नहीं, ये जो मेरा ये कार्य था ये उसी टाइम पे हुआ दुबई में। मैं जब काम करता था दुबई में जब था, तो ये तभी ही शुरू हुआ, जब क्योंकि उस समय दौर जो है ये फेसबुक पर उसका 2007-8 के पास ज्यादा हुआ, चला जी शुरू जी हुआ, तो उस समय ये शुरू किया था मैंने ये कार्य। जी 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 और जी। अब जब मैं दुबई गया तो फिर वहाँ पे हिंदी की गतिविधियों से जुड़ा रहा, तो उसमें उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। किस प्रकार से आप दुबई में इन गतिविधियों को आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही हमारे देश से और उसका बिल्कुल अलग कल्चर है, तो वहां पर हाँ जी। कैसे संभव हो सका कि आपका साहित्य सेवा जारी रही? जी ऐसा है कि काम और व्यवसाय के साथ जो है लेखन चलता रहा, कुछ सामाजिक गतिविधियों में मैं भाग लेता रहा। तो हमारे दुबई में हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र गिरीश पंत जी भी हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2019 में उनको प्रवासी भारतीय का अवार्ड भी मिला। तो वो एक आईपीएफ करके एक संस्था भी चला रहे थे उस समय, उस चला नहीं रहे थे, उसमें एक सदस्य थे और उसके अध्यक्ष थे दुबई में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये सब काम करते हैं, हर चीज़ों में जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ करके ये कार्य करें। तो उन्होंने जो जी है मुझे शामिल होने के लिए कहा, तो मैं उनके साथ जुड़ा। वहाँ मेरी मुलाकात श्री भूपेंद्र कुमार जी से भी हुई, जो कि उस समय आईपीएफ के यूएई के अध्यक्ष थे। पंत जी जी जो है उस समय दुबई के अध्यक्ष थे। तो उनके साथ हम उस सामाजिक संस्था में भी मैं जुड़ा, और जिसमें कि उस संस्था का काम ये था कि वो ज़्यादातर जितने भी भारतीय थे उन लोगों की मदद करना उनका काम होता था। तो दूतावास, दोनों दूतावास के हमारे संबंध अच्छे थे, तो उनके साथ मिल करके कोई भी समस्या उनको सुलझाना, समझना, उनके साथ करना ये होता था। जितने भी ब्लू कॉलर वर्कर थे उनकी समस्याओं को उनको ज़्यादा मदद करते थे। फिर उसमें हम ये भी काम करते थे कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, यहाँ पर जो योजनाएं चलती हैं, वहाँ पे लोगों को या जो ये वर्कर लोग हैं इन लोगों को पता नहीं होता। तो हम उनको जाके ये चीजें समझाते थे, उनके साथ काम कर उनको बताते, फिर वो अपने भारत में लोगों को बताते थे कि भाई इस तरह का कार्य कर सकते हैं आप, सरकार ये सहायता दे रही है, ये काम कर रही है। तो ये कार्य हम उनके साथ जुड़ करके करते थे। तो लेकिन जो है मेरा जो प्लस हम आईपीएफ का ये भी एक रोल था कि एक कि वो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उनकी जो वहाँ के भारत में के जो लोग वहाँ बस रहे हैं भारतीयों के साथ उनको जोड़ने का प्रयास, अपनी संस्कृति से मिलने का प्रयास, ये हमेशा हमारा साथ में रहा। और इस संस्था में जो है भूपेंद्र जी और गिरीश जी का साथ मुझे हमेशा मिला। 2 वर्ष मैं आईपीएफ का उपाध्यक्ष दुबई के लिए रहा। और इसमें जो मैं हिंदी उत्सव एक ऐसा कार्यक्रम रहा जिसे मैं अत्यधिक जुड़ा रहा। इसमें जो है सभी विद्यालयों में जुड़कर वहाँ के छात्रों से हिंदी प्रेम जगाना, उनको जोड़े रखना, भाषा, संस्कृति और संस्कारों से परिचित कराते हुए उसमें कई प्रतियोगिताएं की हमने, जिसमें हस्तलेखन, कविता लेखन, भाषण, नाटक, चित्रकला इत्यादि जो है उसमें हमने जोड़ करके सबको, बच्चों को, टीचरों को, अध्यापकों को, सबको एक माहौल दिया और हिंदी के प्रति जो है उनका प्रेम जो है ये बना रहे। ये इस तरह से हम लोग आईपीएफ के जो लोग हैं। और इसमें जो है हमें सबसे बड़ा जो योगदान मिला वहाँ के दूतावास का, और जी जो दुबई के अंदर जो वाणिज्य दूतावास है इनके सभी पदाधिकारी और जो जितने भी थे सबका हमको सहयोग मिला, क्योंकि ये लोग जो हैं जो भारतीयों के साथ ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो कोई भी चीज है हम वहाँ पे इजीली और आसानी से कर सकते थे उनके साथ। उसके बाद मैं जो है भूपेंद्र जी के साथ ही भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान का कार्य भी देखा, जो कि उन्होंने एक भारत में एक एनजीओ की तरह से काम कर, लेकिन उसको दुबई में भी उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उसमें भी जो है अपने राजभाषा, अपने मातृभाषा दोनों के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम किए, जो देश विदेशों में गए वहां भी फिर बच्चों की ऑनलाइन, क्योंकि इस बार जो है ऑनलाइन ऐसा प्रोग्राम बना कि सब ऑनलाइन ही हुआ, तो इस बार हमने ऑनलाइन जो है सभी देशों में ये सब प्रतियोगिताएं कराई बच्चों की। तो उनके साथ हम जुड़े रहे और जो है
ये मतलब दुबई में जो है मेरा ये, फिर उसके उसी दौरान जो है मुझे ये सारी गोष्ठियाँ, मंच संचालन, इनका भी काफ़ी अनुभव हुआ। फिर कई विद्यालयों में जो प्रतियोगिता होती है उनके लिए भी मतलब वो निर्णायक की भूमिका, जज की भूमिका के लिए बुलाते थे, तो उनको जज करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस टैलेंट को। हालाँकि मैं उस लायक तो नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने मेरे को दिया तो मैंने उनका आदर रखते हुए मैं उसमें गया और कई प्रतियोगिताओं को मैंने जज भी किया। और भारतीय भाषा के साथ मैं प्रभारी, उत्तर भारत प्रभारी के तौर पे भी जुड़ा हूँ। ये मतलब दुबई में रहते हुए जो मैंने कार्य किया, तो ये मेरा मतलब दुबई में जो गतिविधियां थी उनके साथ थोड़ा सा परिचय है। बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर कार्य किया आपने, और बहुत, आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, आपको सुनकर लग रहा है। और अब आप इसी श्रृंखला में, जैसे कि हम प्रश्न, हमारे बहुत सारे मन में वैसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछने हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से एक समय सीमा निर्धारित होती है कहीं भी किसी भी मीडिया पर, तो मैं उसी को देखते हुए आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी भारत आने के बाद आप किस प्रकार से साहित्य से जुड़े हुए हैं, या कोई और सामाजिक सेवा जैसा कोई कार्य आप कर रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं भारत आया तो मेरा एक समूह था 2007 में, मैंने याहू में बनाया था, बर्थवाल समूह था, जिसको कि मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को जाने। उस समय तक यही था कि मैं वहाँ पे था, तो मैं सोचा कि चलो हम लोग बाकी लोगों से जुड़ते ही हैं तो चलो बर्थवाल लोगों से भी जुड़ा जाए। तो मैंने एक समूह बनाया, उसके थ्रू मैं अपने लोगों से, मतलब अपने लोगों से मेरा संपर्क रहा। उसके बाद अब जब मैं भारत आया तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको एक संगठन का रूप दें। तो उसमें मैं अभी मैं अपने कुछ हमारे कई बड़े लोग मेरे से जुड़े हैं, कुछ मेरे साथ के हैं, कुछ इसी सोच को साथ में रखने वाले हैं। तो हम एक संगठन का रूप से बर्थवाल समूह को दे रहे हैं, जिसे कि हमने बर्थवाल कुटुंब के नाम से अभी सोचा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये मतलब हमारा जो है क्योंकि इसमें हमारे पास काफी विभूतियां, अपने हमारे काफी लोग हैं कि जिन्हें कई कार्य किए हैं, लेकिन चाहे गढ़वाल हो, हमें नहीं पता तो गढ़वाल के लोगों को क्या पता होगा, या उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या पता होगा, या देश को क्या पता होगा। तो पहले हम खुद समझे उनको। तो मैं यही अभी थोड़ा लोगों के प्रति प्लस अपने सामाजिक सौदार्य में जो कार्य करूंगा उनके साथ में जुड़ करके कार्य कर रहा हूँ। दूसरा जो है मेरा जो है, अभी मैं हिंदी दिल्ली आया तो मुझे हिंदी साहित्य भारती के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां मुझे इस संस्था के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रविंद्र शुक्ल जी, उनसे संपर्क हुआ। ये संस्था आज हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्थाओं में से एक अग्रणी मैं कह सकता हूं कि संस्था है। ये देश के सभी राज्यों में इस समय मौजूद है, और केंद्रीय कार्यकारिणी हर राज्य में है, इसकी अपनी कार्यकारिणी है। लगभग 35 देशों में इसका अस्तित्व है अभी। और वैश्विक स्तर पर भी जो संगठन है उसको और मजबूत हो सके, उसके लिए एक कार्यकारिणी का भी गठन चल रहा है, होने वाला है वैश्विक उस पे। और उसी वैश्विक की जो है मैं क्या है कि स्वतंत्र रूप से जो है हम चाहते हैं, शुक्ल जी चाहते हैं कि इसका जो है प्रचार प्रसार हो और सब लोग हिंदी के प्रति हर देश में भी जुड़े। तो मैं उनसे जुड़ा हूँ और उसमें शायद एक जिम्मेदार भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा अपनी ओर से। तो इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बना, मतलब जो एक हिंदी साहित्य भारती का जो संकल्प है, वो सबसे ज्यादा जो मेरे को अभी जिसने मेरे को एक जोड़ने की ओर वो किया है, वो है कि हिंदी को राष्ट्र, आज हमारी हिंदी भाषा कई लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। और जब राजभाषा है तो इसको जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो है हिंदी साहित्य भारती दृढ़ संकल्प है। उसके लिए वातावरण तैयार किया जा रहा है। उसके लिए हम एक पत्र लेखन कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जिसके कि हम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, जिसमें कि सभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, साहित्यकार हैं, सबके हम लोग एक वो ले रहे हैं कि भाई इसे हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हिंदी साहित्य भारती जो है एक भारत के चिंतन को, जैसे विवेकानंद जी का चिंतन को पुनः स्थापित करना चाहती है। इसका जो उद्देश्य है कि साहित्य में जो पहले क्या हुआ कि कौन साहित्यकार है, अभी जैसे मैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की बात कर रहा था, या कई हैं अन्य जो कार्य लोग हैं, उनको वो पहचान नहीं मिली। वो जो क्योंकि साहित्यिक प्रदूषण कुछ इस तरह फैला हुआ था कि लोगों ने अपने लोगों को कवि, राष्ट्र कवि, आपका साहित्यकार, बड़ा साहित्यकार बना दिया। तो उन लोगों को वो जो प्रदूषण जो है
उसको ये हिंदी साहित्य भारती जो है एक कार्य कर रही है। और जो जो भी षड्यंत्र हुए हैं उन लोगों को मतलब शुक्ल जी की अध्यक्षता में ये कार्य हाँ पूरा दोनों मतलब राज्य ये अपना अंतर्राष्ट्रीय और भारत की जो संस्था है वो कार्य करने जा रही है। और इसके साथ ही हम जो एक मानवतावाद वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय संस्कृति है उसके जो संस्कार है उनको पुनः स्थापित करना चाहते हैं हिंदी उस पक्ष में भी। और इसी तरह हम जो है दो कार्यक्रम हिंदी साहित्य भारती आजकल कर रही है कि राष्ट्र वंदन, अतीत का वंदन और वर्तमान का वंदन। दोनों में जो पहले के जो लोगों ने मतलब जानते हैं लेकिन भुला दिए गए हैं उन लोगों को हम लाते हैं। और जो वर्तमान में जो हमारे भी अभी के साहित्यकार जैसे आप भी कर रहे हैं तो हमारे जो वर्तमान में साहित्यकार हैं उन लोगों का भी हम परिचय कराते हैं। एक दिन उनका परिचय होता है व्यक्तित्व का और उसका कृतित्व का परिचय होता है। अगले दिन जो है 2 बार प्रोग्राम करते हैं और अगली बार हम उनका जो है रचना संचार जो उन्होंने लिखा है जो उन्होंने हमको दिया है जो हिंदी साहित्य को दिया है इस देश को दिया है इस राष्ट्र को दिया है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारा जो है कि कार्य है। और मैं जो समझता हूँ कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। तो उन लोगों के साथ जो कि हम पे थोपे ना गए हों, ये सबसे बड़ी बात है, थोपे ना गए हों। ये मतलब शब्द को आप अगर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। तो मैं अभी अधिकतर जो है हिंदी साहित्य भारती के अब कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करूंगा। आपको इस बार इस नए जो आपको पदाधिकारी के पद पर जो है सुशोभित किया गया उसकी मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि जिस तरीके से आप हिंदी साहित्य से जुड़े रहे विदेशों में जाकर वहां ऐसे ही आप गढ़वाली साहित्य से भी जुड़े रहे और ये बहुत नमन करने योग्य बात है। मैं इतना जरूर चाहूंगी कि आपसे आपकी बहुत ही कोई खूबसूरत सी गढ़वाली साहित्य में भी कविता और हिंदी में भी कोई छोटी छोटी कविताएं जो हमारे समय को ध्यान में रखते हुए सुनाई जा सके तो आपका स्वागत है। अभी कितना टाइम होगा मुझे आपका पता नहीं कि कितना टाइम है आपके पास। लेकिन मैं कविताएं जो हैं वो भाव हैं कहीं भी निकल जाते हैं। जैसे मैं तस्वीर से बात की, मैंने अक्षर से बात की, मैं अक्षरों से भी बात करता हूँ। फिर मैं जैसे एक छोटा सा कोई भी शब्द है मैं उसको खोजता हूँ, फिर उसके साथ क्या क्या शब्द बनते हैं, फिर उनको अपने भावों में परिवर्तन करने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने 2016 में कविता लिखी थी, न शब्द मेरे को मिला, तो मैंने उसके साथ जुड़ करके जो लिखा मैं आपके सामने, मैं कोई मतलब कवि वैसे इस वक्ता के उस पर तो नहीं, पर मैं अपने हिसाब से उस कविता को पढ़ने का प्रयास करूंगा। चल पड़ा हूँ नव प्रभात में सपन सलोने, नव आप इसमें देखेंगे न न न आपको हर जगह मिलेगा, तो आप उस भाव को समझ के, नव प्रभात में सपन सलोने, नव प्राण फूंकती सांस लिए, नव दिन के गौरव में नव लक्ष्य का संकल्प लिए चल पड़ा हूँ। नव प्रभात की ले किरण, नव चेतना का आभास लिए, नव संगम तन मन में नव सृजन का अंकुर लिए मैं चल पड़ा हूँ। नव प्रभात की स्वर्णिम बेला, नव जन्म सा उल्लास लिए, नव छंद नव परिवेश में नव शक्ति का संचार लिए मैं चल पड़ा हूँ। नव प्रभात की स्वर्णिम बेला, नव प्रभात जियो हरे अंधियारा, नव जीवन में प्रकाश लिए, नव पुष्प की नव गंध में नव शोभ की महक लिए मैं चल पड़ा हूँ। और इसका हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा एक और वो बोल दूं। नव जागरण की जला मशाल, नव योजन का प्रण लिए, नव उद्धृत नव्य परिभाषा में नव समाज का दीर्घ विषय लिए चल पड़ा हूँ मैं। नव विचार का फूक मंत्र, नव कुंज की सुषमा लिए, नव चिंतन की प्रत्याशा में नव प्रीत की रीत लिए चल पड़ा हूँ। नव ज्योति का उदय, नव परिचय की आस लिए, नव घोष दिया नविष्यता में, नव प्रमत ग्राही साध्याय लिए मैं चल पड़ा हूँ। नव बाधा का कर सहा, नव मार्ग की तृष्णा लिए, नव अर्थ के प्रतिबिंब में नव आनंद की उमंग लिए चल पड़ा हूँ। तो ये मेरी एक कविता थी जो हिंदी में मैं आप लोगों के साथ समय के कारण जितना बहुत सुंदर सर। अगर आप एक गढ़वाली में कविता हो जाए सर, क्योंकि समय भागता जा रहा है। हाँ जी, तो वहां पर मैंने सुना है कि आपने कविता लिखी थी गढ़वाली में।
मैं जी। एक्चुअली कविताएं मतलब गढ़वाली में लिखता हूँ, तो मैंने एक कविता अपने हमारा एक दुबई में, जो आपने बताया कि गढ़वाली से कैसे संबंध रहा, उसमें एक्चुअली उसमें भी मेरे को कहना था, लेकिन समय की